एनवायरमेंटल भी तो पढ़ाना है। हाँ जी, आयोनिक इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोलाइट, जिसको बोलने की नीड नहीं है, विच कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। इसमें भी दो कैटेगरी हो जाएंगी, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक। स्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया जिसका अल्फा अप्रोक्सीमेट 1 हो, वीक का मतलब हो गया जिसका अल्फा लेस देन 1 हो। इतनी बात तो लिखने की नीड नहीं है। फिर उसके बाद है कि जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, उसको अगर आप 20 डिग्रीज करना चाहते हो तो कौन कौन से फैक्टर लगेंगे। पहला कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन स्ट्रॉन्ग के लिए तो नीड ही नहीं है, लेकिन अगर वीक के बारे में बात करो तो वॉल्यूम, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हो, डाइल्यूशन। और इसको समझाने के लिए कौन थ्योरी काम करती है, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन थ्योरी, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन थ्योरी। ठीक है जी। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन थ्योरी के अंदर समझा रखा है कि अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन स्पेशली फॉर द वीक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अच्छा जी, इसके अलावा यही सेम अगर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ाना घटाना चाहते हो, अफेक्ट करना चाहते हो, तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर कॉमन आयन इफेक्ट लग गया, अगर कॉमन आयन इफेक्ट लग गया, कॉमन आयन इफेक्ट लग गया तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम हो जानी है। और फिर इसमें समझ लो कि कॉमन आयन इफेक्ट वीक प्लस स्ट्रोंग के कॉम्बिनेशन पे ही एप्लीकेबल है, वीक प्लस स्ट्रोंग के कॉम्बिनेशन पे ही एप्लीकेबल है, वीक और स्ट्रोंग के कॉम्बिनेशन पे ही ये थ्योरी लगेगी। क्लियर है। कॉमन आयन इफेक्ट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ व्हेन वी हैव द मिक्सचर ऑफ वीक एंड स्ट्रोंग, और इनमें भी एक कॉमन आयन होना चाहिए। तीसरी बात, अगर आपको अल्फा बढ़ाना है, अगर आपको अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ानी है, क्लियर, तो फिर इसका ऑपोजिट फैक्टर लेके चलो जिसको ओड आयन इफेक्ट बोलते हो। जैसे कि NH4Cl में क्या डाल दिया, HCl, NH4OH में सॉरी HCl, इससे क्या हो गया, एक ओड आयन चला, वीक का आयोनाइजेशन क्या कर दिया आपने, बढ़ा दिया। तो ये आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाने के बाद, वीक स्ट्रॉन्ग पढ़ाने के बाद, वीक स्ट्रॉन्ग पढ़ाने के बाद अब आपको वहां डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन दिखा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ाने के घटाने के तरीके सोचने लग गए हम लोग। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आपके पास कौन सी आई, ओसवाल्ड डाइल्यूशन थ्योरी। इसके अंदर फॉर्मूले आते हैं के ए अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा, क्लियर, के बी अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा। इसकी जगह पर H प्लस ओ एच निकालने हो अगर, वो फॉर्मूले भी अगर आपको याद हो तो आते हैं अल्फा सी, या फिर इसकी जगह पर क्या आता है, H प्लस इज इक्वल टू रूट के ए इंटू सी, और ओ एच की जगह पे क्या आता है, रूट के बी इंटू सी। ठीक है जी, ये फॉर्मूले हमें मिलते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन थ्योरी से। अच्छा जी, अब इसके बाद कॉन्सेप्ट लगा थियोरिटिकल में जाना है, तो एसिड बेस थ्योरीज हैं जिसको मैं बोर्ड पे बिना लिखे आपको समझा देता हूं। नंबर 1 अरेनियस, H प्लस डोनर इन वाटर एसिड, OH डोनर इन वाटर बेस। क्लियर। ड्रॉबैक बताओ जिनमें H नहीं है, OH नहीं है, उनको एसिड बेस ही बता नहीं सकता, हटाओ परे। नंबर 2, उसके बाद है ब्रोंस्टन लोरी एसिड बेस, H प्लस डोनर। क्लियर है, H प्लस डोनर, सुन पा रहे हो मेरी बात को, H प्लस डोनर की बात हो रही है बच्चे, H प्लस डोनर कौन, H प्लस डोनर, नो नीड ऑफ स्पेशल मीडियम, H प्लस डोनर नो नीड ऑफ स्पेशल मीडियम। क्लियर होगी बात। अब अगर आप H प्लस डोनर की बात करोगे तो पानी लेने की नीड नहीं है, किसी भी मीडियम में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, वाटर लेने की नीड नहीं है, आप किसी भी मीडियम में एक्सप्लेन कर सकते हो। और H प्लस के एक्सेप्टर, पहले वाला एसिड हो जाएगा, दूसरे वाला बेस हो जाएगा। यहां एक बड़ी सिंपल और इंपॉर्टेंट थ्योरी चलती है जिसको आप क्या बोल देते हो, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरीज। क्लियर। और बड़ा सिंपल सा रूल, अगर इधर एसिड हो तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटोन जी, अगर इधर बेस हो आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटोन Ca। और यहां भी एक बड़ा सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट रूल लगा लेना, क्या, वीक ऑलवेज प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग ऑलवेज प्रोड्यूसेस द वीक। ये वाला फंडामेंटल भी बड़ा काम आएगा। और यहां अगर आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा कि मान लो आपके पास
AlH2O होल 6+3 है। आपने इसको एसिड वर्क करवाना है और इसका Cb सोचना है, तो आपने Al लिखना है, H2O का होल 5 लिखना है, एक प्रोटॉन लूज कर देना है, माइनस के साइन ने एक प्लस को कम कर दिया, नाउ इट इज +2। तो ये इस एसिड का Cb बन गया बच्चे। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी के बारे में आपको पता चल गया होगा कि ये ब्रॉन्स्टन लोरी की थ्योरी है, और इसमें मुझे कोई स्पेसिफिक मीडियम मेंशन करना जरूरी नहीं है। इन एनी मीडियम वी कैन इजीली प्रेडिक्ट अबाउट द एसिड बेस, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। क्लियर ना? अब इसी में एक टर्म और चलती है बच्चे, जिसको बोलते हो ऑटो प्रोटोलाइसिस। ऑटो प्रोटोलाइसिस जैसे वोटर तो एक एक्सेप्टर हुआ, दूसरा डोनर हुआ, अमोनिया प्लस अमोनिया, वन इज डोनर NH2 बन गया, सेकंड इज एक्सेप्टर अमोनियम बन गया। इसको बोलते हो ऑटो प्रोटोलाइसिस। अगर कोई कंफ्यूजन हो, डिस्कशन हो सकता है। ठीक है जी। हाँ, इस थ्योरी के इमीडिएट बाद आप लोग एंट्री कर सकते हो। ये तो मैंने आपको क्या बताया, कॉन्जुगेट एसिड बेस की ब्रॉन्स्टन लोरी थ्योरी। अब आप इसको लेकर लुईस एसिड बेस थ्योरी पे भी जा सकते हो। और लुईस एसिड बेस थ्योरी क्या? सिंपल, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की थ्योरी। ओके, तो कुल मिला के जो भी इलेक्ट्रॉन के डोनर होंगे वो लुईस बेस हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर होंगे वो लुईस के एसिड हो जाएंगे। एक्सेप्टर होने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल का होना जरूरी है, चाहे वो S हो, चाहे वो P हो, चाहे वो D हो। S में H+ है, P ऑर्बिटल में BF3 BCl3 BX3 है, BeCl2 है, D ऑर्बिटल में PCl5 है, SF4 है, इनके अंदर एम्प्टी डी ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, SiF4 है, इनके अंदर एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। दिस ऑल आर द लुईस एसिड्स। और आप तो इससे भी हाई फाई पढ़ चुके हो, पूरा पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 14 15 से लेकर आगे तक किसी को लुईस एसिड बेस बोलना है, उस बिहाफ पे आप इन पे काम कर सकते हो। ठीक है जी। और इसमें होएगा क्या, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होएगा। BF3 एक्सेप्टर है, अमोनिया डोनर है, तो ये लुईस का बेस हुआ, ये लुईस का एसिड हुआ, ये डोनेट कर गया अपना लोन पेयर। ठीक है जी। और यहां से आप लोगों ने क्या किया हुआ है, लोन पे डोनेट करने के बाद इसमें एसिड बेस रिएक्शन सोची हुई है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन। और अब तो आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री खोल के बैठ जाओ, जिसको आपने 8-10 दिन तक पढ़ा था। हर एक CMI याद आ जाएगा आपको धीरे धीरे। हर एक CMI लुईस का एक्सेप्टर है, लुईस एसिड है, और हर एक लीगेंड लुईस बेस है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो जब आपने वो सब इतना हाई लेवल पे पढ़ाओ, तो यहाँ तो सिर्फ आपको एक नजर मारनी है और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेना है कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा हम इमीडिएटली टिक कर देंगे। ठीक है जी। अब मैं सीधा पीएच वाला कॉन्सेप्ट खोल के बैठ रहा हूं। ठीक है जी, पीओएच का कॉन्सेप्ट। ओके, पीएच आपको पता है, पावर ऑफ H+, POH पावर ऑफ OH, इसी को पोटेंशियल और पोटेंज बोला। साइंटिस्ट का नाम बोर्ड पे लिखने की नीड नहीं है क्योंकि हम रिवीजन पर है, सोरेंसन आपके नोट्स में लिखा होएगा। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, जब आप पीएच लिखने जा रहे हो बच्चे, तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको ऑलवेज इन द टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी लिखनी है। जब आप पीओएच लिखने जा रहे हो तो OH की कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर है? कल एक क्लास में ही चल रहा था पीएच पीओएच, क्लियर? तो उन्होंने कहा वाई नॉर्मेलिटी, तो मैंने कहा जी 1m H2SO4 का मीनिंग क्या है, क्या एक MH+ है, 1 मोलर H+ है? कहते नहीं है। तो मैंने कहा यही तो कह रहा हूं, जब आप 1m H2SO4 लेके चल रहे हो ना, तो 2mH+ आ रहे हैं, इसका मतलब मोलैरिटी डजंट गिव द करेक्ट इंफॉर्मेशन। Molarity doesn't give the correct information in those acid base which have the n factor greater than 1.
जिनके अंदर n फैक्टर 1 से ज्यादा है, जिन जगहों पे n फैक्टर 1 से ज्यादा है, उन जगहों पे आप लोग इजीली नहीं बता पाते हो कि H प्लस का एग्जैक्ट अमाउंट कितना है, बट नॉर्मेलिटी कैन गिव द करेक्ट इंफॉर्मेशन बिकॉज मोलैरिटी मल्टीप्लाई विद n फैक्टर इज इक्वल टू क्या बनेगा, नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी मल्टीप्लाई विद n फैक्टर क्या बनेगा, नॉर्मेलिटी। इसीलिए इन सबको नॉर्मेलिटी टर्म में लिखना है आपने। ये बात हुई। अब अगर मुझे केस 1 देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेकर चलो, बिल्कुल चलते हैं जी। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब लेकर चलोगे तो डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन को यूज करो इन नॉर्मेलिटी टर्म, डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन को यूज करो इन द नॉर्मेलिटी टर्म। और अगर किसी को प्रॉब्लम लोगरिथम में आ रही हो तो मैंने बताया था माइनस लोग, यहां x इंटू 10⁻⁻y लिखा हो तो इसका सॉल्यूशन है y माइनस लोग x। क्लियर? अच्छा जी, केस 2, अगर वीक एसिड वीक बेस हो तो आपको डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन यूज नहीं कर पाओगे आप। बात है करनी नहीं है, करनी नहीं है, कर ही नहीं पाओगे आप। क्लियर? क्यों? क्योंकि जो H प्लस है उसमें अल्फा का और जो OH है उसमें अल्फा का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर आप लिखते हो ना 0.1 m एसिटिक एसिड तो H प्लस 0.1 आपको मिलेंगी नहीं, आपको H प्लस 0.1 मिलेंगी नहीं, आपको H प्लस 0.1 मिलेंगी नहीं। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि उसका अल्फा लेस देन 1 है। तो H प्लस OH की कॉन्सेंट्रेशन इन फॉर्मूलों से निकालनी है आपने। और उसके बाद क्लियर, और फिर मैं आपको बता दूं कॉन्सेंट्रेशन शुड बी इन द टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, क्योंकि बार बार एक ही बात बोल रहा हूं। तो आपने लिखा माइनस लोग, क्लियर, अल्फा सी पीएच के लिए, या लिखा माइनस लोग रूट के इंटू सी, फिर लिखा पीओएच माइनस लोग अल्फा सी माइनस लोग रूट के बी इंटू सी। हो सकता है आप एग्जैक्टली मेरी बात को समझ पाए हो। अब इसके बाद हम उठाते हैं केस नंबर 3। वो केस है मिक्सिंग के। इसमें दो टाइप की हो सकती हैं, नेचर सेम, नेचर डिफरेंट। नेचर सेम हो तो N1V1 N2V2 N फाइनल V फाइनल। ये स्नोरिंग की आवाज कहां से आ रही है भाई? कौन सो रहा है? जल्दी जल्दी बोल दो कौन सो रहा है? हैं? ओए तुम इतने इंटरकनेक्टेड हो, तुम्हारी तो पूरी गैंग है, तो तुम्हें कैसे नहीं पता होगा? हाँ मैंने कहा था ना पता होता है तुम लोगों को। देवेश पे तो मेरे को पूरा शक है, देवेश पक्का सो रहा होगा, आवाज नहीं है देखो अभी तक उसकी। उसने तो गुड मॉर्निंग भी नहीं किया आज, निकम्मे आदमी ने। तो है कहाँ? तो गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकता लेट आके? मैं करूँ तेरे को गुड मॉर्निंग? पैरी पैना कर देता हूँ। गुड देवेश पैरी पैना, गुड मॉर्निंग। नहीं मैं पैरी पैना कर देता हूँ तेरे को। गुड मॉर्निंग। सुन निकम्मे आदमी, केस 1 है दोनों स्ट्रोंग हो, केस 2 है दोनों वीक हो, केस 3 है मिक्सिंग। अगर नेचर सेम हो, क्लियर है, नेचर सेम हो तो जोड़ना है, नेचर डिफरेंट हो तो आपको हाई कॉन्सेंट्रेशन में से लेस वाली कॉन्सेंट्रेशन को बच्चे क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। ठीक है? और इसमें एक केस और भी लिखवाया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो, कल मैंने बच्चों से भी बात की थी, वो मैंने जानबूझ के पेज खोला नहीं क्योंकि वहां फिर आपको ना टाइम ज्यादा लग जाता है। ठीक है? अब नेचर सेम हो नेचर डिफरेंट हो, और अगर कोई भी स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस का सोल्ट मिक्स कर दे, याद आ गया होगा आपको? क्लियर? देन सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन लेना आपने, देन ओनली वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन लेना है, क्योंकि पीएच में तो इसके 7 का रोल है ना बच्चे, पीएच में 7 का रोल है ना, इसीलिए एच और OH तो बराबर देगा। तो मान लो उसने HCl प्लस H2SO4 प्लस NaCl, तो आपको NaCl की कॉन्सेंट्रेशन का कोई रोल नहीं करना, बिकॉज वो H प्लस OH बराबर दे रहा है। तो उसमें से तुमने रोल सिर्फ किसका लेना है, ओनली इन द वॉल्यूम।
ठीक है ना। तो एक बार इसको खोल के देखना अपनी कॉपी में भी, वर्ड टू वर्ड सारी चीजें आपके आंखों के सामने आनी शुरू हो जाएंगी। केस 1, केस 2, केस 3 मिक्सिंग का केस था, जब दोनों सेम नेचर के हो तो जुड़ेगा। बस इसमें कई बार पंगा पता क्या डल देता है, वी फाइनल या तो इन दोनों का सम हो जाएगा, या फिर वो अपनी तरफ से कई बार ना मेंशन कर देगा भी। अब यहां मान लो 200 ml 300 ml और कह देगा वॉल्यूम मेड अप टू 1000 मिलीलीटर, तो वो भी थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ संभाल लेना मोर्चा। ठीक है भाई, केस 1, केस 2, केस 3 वाली बातें समझ में आ गई आपको। अब इसी में हम केस 4 संभाल लेते जी। क्लियर। केस 4 में आपको करना क्या है, डाइल्यूशन। इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। N1V1 इज इक्वल टू N2V2, आपको कोई पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन दे देगा और उसके वॉल्यूम को मेंशन करके उसको 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम 1000 टाइम्स डाइल्यूट कर देगा। क्लियर है। और उसके बाद नई नॉर्मेलिटी, और नई नॉर्मेलिटी से आप क्या निकालोगे, पीएच। बस चेक कर लेना, एसिड है तो पीएच निकलती है, बेस है तो सबसे पहले पीएच निकलती है। उसके बाद अगर आपको याद हो 298 केल्विन पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे के डब्ल्यू 10⁻⁻14 है, जिसको आप आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हो। और आपको पता है पानी को डिसोसिएट करना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और किसी एंडोथर्मिक के अंदर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, किसी एंडोथर्मिक के अंदर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्लियर, तो उसका के पिछले बताया था ना वेंट ऑफ इक्वेशन, उसका के बढ़ेगा। और हो सकता है आपने बुकलेट रिवाइज की हो, हमारी क्वेश्चन बुकलेट, उसके पहले पेज पे लेफ्ट कॉलम में लास्ट क्वेश्चन है, उसने 25 डिग्री पे 50 डिग्री पे तो के दे रखे हैं और पूछ रखा है डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, और आई थिंक वहां 50 डिग्री पे के बढ़ गया है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, 0 से ऊपर आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन एग्जैक्टली याद आ गया, अगर आपने काम नहीं किया तो अलग बात है। तो के डब्ल्यू, ठीक है बच्चे। तो यहां आपके पास अगर टेम्परेचर 0 डिग्री कर दे तो ये -15 हो गया। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेंज भी उसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल हो जाएगी। यहां जो पीएच की रेंज है, यहां जो पीएच की रेंज है 0 to 14, यहां जो पीएच की रेंज है 0 to 15 सॉरी 12, और यहां जो पीएच की रेंज है 0 से 15, और हाफ हाफ हाफ, मिड पॉइंट इसका 7, मिड पॉइंट इसका 6, मिड पॉइंट इसका 7.5, तो न्यूट्रल एट 7, न्यूट्रल एट 6, न्यूट्रल एट 7.5। हो सकता आप समझ गए हो। इसके बाद हम एक नया केस उठा रहे हैं, वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस। वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस, जब वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहे तो 10⁻⁻8 MHCl, 10⁻⁻9 MHCl, 10⁻⁻8 M NaOH, 10⁻⁻9 M NaOH। तो इस केस में आपको करना क्या है, हो सकता है आप में से बच्चे इसको समझ भी पा रहे हो। आपको OH की कॉन्सेंट्रेशन रीडिफाइन करनी पड़ेगी। -8 -7 contribution from water, -8 -7 contribution from water, it is 1.1 in 10⁻⁻7, it is 1.1 in 10⁻⁻7। अगर आप नहीं समझे हो तो आप मेरे से बात कर सकते हो, ये रिवीजन है। अगर आप नहीं समझे हो तो वापस बात कर सकते हो। और इस केस में जो पीएच है 6.9 आ जाएगी, और इस केस में जो पीएच है वो 7.1 आ जाएगी। क्यों, कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन 7 से ऊपर जाता नहीं और कोई बेसिक सॉल्यूशन 7 से नीचे उतरता नहीं। ठीक है जी। अब इसके अलावा हम क्या बेटा, अगर तेरे पास 10⁻⁻8 MHCl है, तो अगर तू सोच रहा है देवेश कि अगर मैं इसको 10⁻⁻8 करके आंसर निकाल लूं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्लंडर हो गया। क्यों,
क्योंकि अगर एसिड का पीएच 7 क्रॉस कर गया तो फिर तो एसिड बेस बन गया। क्लियर? इसीलिए आपको लिखा गया वेरी डाइल्यूट। और 10⁻⁻8 देखकर कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी जो इस बारे में थोड़ा बहुत काम करता है बोल सकता है इट इज वेरी वेरी लेस वैल्यू ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। दैट्स वाई इसका मतलब इसमें H+ फ्रॉम द वाटर साइड, OH फ्रॉम द वाटर साइड का रोल है, तो वो रोल हमने दिलवा दिया इसको। और पानी 25 डिग्री पे इतने का रोल करेगा और कितने का करेगा, पक्का पता चला या और वापस लिखूं? गिवन, मैं तो सो के नहीं उठा अभी तक। अरे ये गिवन वैल्यू है बच्चे, और ये जो 10⁻⁻7 है फ्रॉम वाटर बोलो जी। आई थिंक पीछे भी कोई डाउट नहीं होगा। ये लुईस एसिड आर्रेनियस, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ओसवाल्ड डाइल्यूशन थ्योरी के आपके पास। चलो अगर इस पे कोई डाउट नहीं बचा है तो नेक्स्ट केस हम टच करते हैं। कई बार केस 4 को और केस 5 को मर्ज कर लेता है वो। पता क्या करेगा, कौन पीएच आपके पास 6 है उसको 1000 गुना डाइल्यूट कर दिया। पीएच आपके पास 6 उसको 1000 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया। तो अब थोड़ा सा समझ के चलो, 10⁻⁻6 मोल पर लीटर, मतलब 10⁻⁻6 मोल पर लीटर। इसका मतलब 1 लीटर में 10⁻⁻6 है, तो यहाँ 10⁻⁻6 है, यहाँ 1 लीटर है। और N2 ये 1000 गुना कर गया, तो N2 क्या आ गया 10⁻⁹। और 10⁻⁹ आते ही पीएच अगर एसिड है तो 6 से नीचे उतारोगे, 7 से नीचे उतारोगे 6.99 लिख देना। तो केस 4 को केस 5 के साथ मर्ज भी कर सकता है कई बार। चलो अब इसमें कई बार क्या होता है, पीएच गिवन होएगी या पीओएच गिवन होएगी, आपको H+N कॉन्सेंट्रेशन या OH-N कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो माइनस लोग H+, मान लो ये वैल्यू 7.2 दे रखी है, यहां H+ इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -7.2। और सबको पता है जो माइनस की वैल्यूज हैं उनके एंटीलॉग टेबल में हमारे पास या कुल मिला के होते ही नहीं है ना। तो एंटीलॉग जब लोगे तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर आप में से कुछ बच्चों को मेरी पिछले साल की एक्टिविटी याद आ जाए तो क्लियर, +-1, तो एंटीलॉग ये जो +1 है -1 है, तो -1 अगले वाले 0.7 के साथ ऐड करके -8 बना दिया, -1 -7 के साथ -8 बना दिया, -1 इस -7 के साथ -8, और अगला जो माइनस का 0.2 था प्लस के 0.1 के साथ। क्लियर, ये क्या बन गया भाई 0.8। बाद का 0.8 तो क्या है, बाद का 0.8 तो क्या आपके पास प्लस का, अगले वाला 8 क्या आपके पास माइनस का। और हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को वैल्यूज याद हो, जो log ऑफ 1 है, log ऑफ 2 है, log ऑफ 3 है, log ऑफ 4 है, log ऑफ 5 है, ये वैल्यूज। उसके बाद तो काइनेटिक्स भी कर ही लिया आप लोगों ने। इन दोनों को ऐड कर दो, 88 यहाँ आपके पास 877, ये कर दो ना, 778 कर दो पॉइंट। तो ये इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसकी वैल्यू 6 × 10⁻⁻ क्या आ रही है 8, क्योंकि पॉइंट से पहले वाली डिजिट क्या बन जाती है पावर एंटीलॉग में।
पॉइंट से पहले वाली डिजिट क्या बन जाती है? पावर। कुल मिला के पीएच अगर दे रखे हो तो कैसे निकालना है? लास्ट एंड फाइनल गेम एक और खोल सकते हो आप लोग, दो पीएच देकर उनकी मर्जिंग करवा दे, मिक्सिंग करवा दे। लेकिन अब इसमें गेम वहीं चले जाना, लेकिन थोड़ा सा गेम 6 और 4 की मर्जिंग हो गई। अब पीएच 1 पहले तो चेक करना, दोनों एसिड हैं क्या, दोनों बेस हैं क्या। पहले तो ये चेक करना दोनों एसिड एसिड है, बेस बेस है, पहले तो ये चेक करना दोनों एसिड एसिड है, बेस बेस है, ये चेक करना पहले तो। ये भी सब चेक हो जाए तो उसके बाद मर्जिंग करवाना, मिक्सिंग करवाना इनकी। पीएच 1 का मतलब एसिड, पीएच 2 का मतलब भी एसिड। H प्लस अभी बताया था -1, H प्लस अभी बताया था -2। बस हो गया काम, अब तो क्लियर है। अब क्या करोगे? 10⁻⁻1 इंटू 1, 10⁻⁻2 इंटू 2 इंटू 1, 1 लीटर है ना। सम क्या हो गया? 2 लीटर। और N3 निकलते ही आंसर आ जाएगा। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम आ रही हो, जितने भी हमने पीएच के केस किए हैं, तो मेरे से डिस्कशन कर सकता है वो बच्चा। कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है? चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है, करवा तो दिया। ये रहा एंटीलोक का क्वेश्चन है। pH इज इक्वल टू 11.8, H प्लस इज इक्वल टू, पहले तो पूरा ही ओपन कर लें इसको। pH का मतलब है एंटीलोग, H प्लस 11.8। अब यह, हाँ ये माइनस लोग होएगा ना, ठीक जा रहे हो। माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 11.8। अब ठीक है, माइनस उधर भेज दिया तो -11.8 हो गया, लोग इधर भेज दिया तो भाई साहब ये एंटी लोग हो गया। ठीक होगी बात? इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। अब मेरा कहना क्या था कि कभी भी आप एंटीलोग टेबल कभी उठाइयो, आई डोंट नो, लेकिन उठाने की नीड पड़ेगी नहीं। वैसे मैं आपको जो बता रहा हूं कि माइनस का 0.8 का एंटीलोग नहीं है मेरे पास, तो मुझे इन दोनों टर्म्स में से किसी एक को प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा विदाउट अफेक्टिंग द डिजिट्स, विदाउट अफेक्टिंग द गिवन न्यूमेरिक वैल्यू। तो मैंने क्या किया? एंटीलोग माइनस का 11.8 +1 -1। तो इसमें से मैं जो डीलिंग कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, माइनस का 11 माइनस का 1 क्या बन गया भाई? माइनस का 12। ठीक है जी। अब ये माइनस का 0.8 और प्लस का 1, ये क्या बन गया? पॉइंट। अब सोचो माइनस के 12 में से जब पॉइंट का 2 सब्ट्रैक्ट होएगा तो माइनस का 11.8 ही बचेगा, तो हमारा जो न्यूमेरिक वैल्यू वो अफेक्ट नहीं हुई। अब शायद आप समझ भी गए हो कि इसका आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि पॉइंट 2 का एंटीलोग, पॉइंट दो का एंटीलोग ये आपके पास यहां पड़ा हुआ है। हाँ 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ठीक है, क्या कह रहा है बेटा? ये 1.762 है ना। हाँ 1.5 1.6 के आसपास लिखकर आंसर दे दो, और जो पॉइंट से पहले वाली डिजिट है वो पावर बन जाएंगी। चलो अब आप एंट्री कर सकते हो सोल्ट हाइड्रोलाइसिस पे। अब आप एंट्री कर सकते हो सोल्ट हाइड्रोलाइसिस पे। सोल्ट हाइड्रोलाइसिस मेरे पास टोटल, सोल्ट हाइड्रोलाइसिस मेरे पास टोटल टोटल सोल्ट हाइड्रोलाइसिस मेरे पास है 4 टाइप के। ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, वीक एसिड वीक बेस। ठीक है जी। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है उसका कोई भी फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सोल्ट का फर्दर कोई भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होता,
क्यों नहीं होता, इसको चेक करने का तरीका आपको बताया हुआ है वैसे, लेकिन फिर भी चेक कर लो। स्ट्रॉन्ग जितने भी होंगे, स्ट्रॉन्ग जितने भी होंगे वो फुली आयोनाइज्ड होंगे। तो Na प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस। अब इस Na का इसके साथ, इस Cl का इसके साथ कैंसलेशन, हमारे पास बचा क्या, ओनली वाटर। इसीलिए इसका कोई भी हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ। इसका पीएच एग्जैक्टली अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था 7 निकल आएगा। और एक और बात आपको बता रखी है कि जब भी हाइड्रोलाइसिस करने चलो, जब भी हाइड्रोलाइसिस करने चलो तो टोटल आपके पास क्वेश्चंस की वैरायटी 5 होंगी। पहला, टाइप ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या है, टाइप ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या है। दूसरा क्वेश्चन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है। तीसरा क्वेश्चन, आपके पास के ए या फिर के बी का के एच से रिलेशन क्या है। एक और, के ए और के बी का के एच से रिलेशन क्या है। या फिर यूं समझ लो कि थर्ड आपके पास था फॉर्मूला ऑफ के एच, और यहां के ए के बी के साथ रिलेशन। अगर मैं आपको थर्ड पॉइंट को लिखूं तो क्या, के एच का फॉर्मूला, बस कहानी खत्म। और फोर्थ नंबर पे आके शायद आप समझ भी गए हो मैं क्या बोलने वाला हूं, फॉर्मूला ऑफ पीएच। तो पहला तो वैसे ही हमारे पास सिलेबस से बाहर हो गया, मतलब हमें पढ़ने को मिलेगा ही नहीं इसके अंदर कुछ, क्योंकि ये है क्या, सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इट इज अ सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच 7, न्यूट्रल, नो हाइड्रोलाइसिस। अब काम शुरू हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस पे। अब काम शुरू हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस पे। अब काम शुरू हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस पे। अब ध्यान से सुनते जाना बच्चे, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल सेट करना है, बाकी फॉर्मूले बताने हैं। ध्यान से सुनो, यहां मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl ले लिया, वीक बेस में अमोनियम ले लिया। आपको बताया था सोल्ट जितने भी होंगे, इक्का दुक्का छोड़कर, हैवी मेटल्स क्यों, हैवी मेटल्स क्यों या हैवी एनायन क्यों, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में जाते हैं। अदरवाइज सोल्ट जितने भी आपके पास, अदरवाइज सोल्ट जितने भी आपके पास, उनकी जो कैटेगरी है, सोल्ट जितने भी आपके पास उनकी जो कैटेगरी है वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में जा रहे हैं। तो इसको मैंने लिखा NH4OH, यहां लिखा H प्लस Cl। अब जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कर दिया। कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक, और शायद आपको पता हो ये मेरे पास कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द वीक बेस है। अमोनियम, बच्चे अमोनियम, अमोनियम तो एसिड ही है ना, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द वीक बेस है अमोनिया। अब सोचो, अगर किसी एसिड का हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन भी कैसा होएगा, एसिडिक। दोनों साइड कैटायन कैटायन पड़ा हुआ है, बस बात समझ जाओ। कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस तो दूसरी साइड कौन है, पक्का प्रोटॉन होएगा। तो सीखने के बहुत सारे तरीके हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस तो एसिडिक नेचर होएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड डोमिनेट करता है। तो बहुत तरीके हैं। तो टाइप ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज कैटायनिक, नेचर ऑफ सॉल्यूशन H प्लस बचेगा क्योंकि कैटायन में तो H प्लस ही बचेगा। अब थर्ड पार्ट अपने आप भी समझ में आ गया, उसमें एनायनिक बचेगा तो उधर OH बचेगा। थर्ड वाला अपने आप समझ में आ गया। फोर्थ वाला भी समझ में आ गया कि इधर दोनों बचेंगे वीक वीक। रिजल्टेंट नेचर के बी बेस होएगा। तीसरा क्वेश्चन, KH का फॉर्मूला H² C1 माइनस H, या फिर H² C की जगह 1 माइनस H V डिनोमिनेटर में। तीसरा फॉर्मूला, इसमें V कौन है, बेस, KW, KH इज इक्वल टू KW डिवाइडेड बाय KB। क्वेश्चन कैसे आएंगे, KB दे देगा और H पूछ लेगा। H कौन है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, KH कौन है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, KB कौन है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, KW कौन है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो पेपर में KW KB दे देगा, KW ना दे KB दे देगा और H पूछ लेगा। तो पहले यहां से KH कैलकुलेट करना और यहां पहुंच जाना।
और इसका रिजल्टेंट सॉल्यूशन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एसिडिक होने वाला है। तो 7 माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी, ये पीएच का फॉर्मूला आ गया। इसके पैरेलल में वीक वीक बेस हो चुका है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिख लेते हैं जी। वही कि इसका इसका एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होएगा ये। दूसरा, इट इज रिजल्टेंट बेसिक इन नेचर होएगा। तीसरा, केच का फॉर्मूला कॉपी पेस्ट होएगा, एच स्क्वायर सी 1 माइनस एच स्क्वायर 1 माइनस एच वी, ये भी कॉपी पेस्ट होएगा। के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के ए, और ये भी कॉपी पेस्ट होएगा। पीएच 7 से ऊपर जा रहा है, हाफ पी के ए प्लस हाफ लॉग सी। किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? जो बोर्ड पे लिखा है बस इसी टाइप के मिक्स क्वेश्चन आएंगे इसके। और अगर कोई पीएच निकलवाने में इंटरेस्टेड हो तो 7 माइनस हाफ पी के ए माइनस हाफ लॉग सी, पीएच जो निकलेगा उसे पीएच 14 में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल लो। तो एक तरफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, एक तरफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और ऊपर कौन था? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जिसका हाइड्रोलाइसिस हो ही नहीं रहा था। इसमें कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो इमीडिएटली डिस्कशन हो सकता है भाई। पक्की बात? चलो, अब आपके पास है वीक एसिड वीक बेस। ये मान लो आपके पास CH3COONH4 है, और मैं बार बार बोल रहा हूं सोल्ट जितने भी होंगे वो फुली आयोनाइज्ड होने वाले हैं। लेकिन कैंसलेशन इन द रिएक्टेंट प्रोडक्ट कुछ मिला नहीं मुझे, कैंसलेशन इन द रिएक्टेंट प्रोडक्ट मुझे कुछ मिला नहीं। इसीलिए इसका पहले क्वेश्चन का आंसर, इट इज नोन एज द केटायनिक एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। पीएच मैंने कहा जी डिपेंड्स ऑन द के ए के बी, के ए ज्यादा स्लाइटली एसिडिक, के ए कम और के बी ज्यादा तो स्लाइटली बेसिक। फॉर्मूला ऑफ के एच स्क्वायर 1 माइनस एच होल स्क्वायर। इसमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रखी, इसमें वॉल्यूम नहीं आ रखा। क्यों नहीं आ रखा? अगर सुपर ट्रिक लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। दोनों साइड 2-2 मोल है, और आपको बताया था अगर दोनों साइड सेम नंबर ऑफ मोल्स हो, दोनों साइड सेम नंबर ऑफ मोल्स हो, तो उस केस में जो H है वो वॉल्यूम से और कॉन्सेंट्रेशन से क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट। इसके लिए केमिकल इक्विलिब्रियम में झांक सकते हो, वहां भी आपको ये सब मिलेगा। चलो जी, अब मुझे फॉर्मूला ऑफ के एच के ए के बी रेफरेंस में चाहिए, के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के ए इंटू के बी। अब यहां भी कुछ स्मार्ट बच्चे सर कहते के बी का मल्टीप्लाई के डब्ल्यू, के एच 1 आ गया। मैंने कहा ना, गलती से भी नहीं। जब आपके पास कॉन्जुगेट एसिड बेस हो, व्हेन यू हैव द कॉन्जुगेट एसिड बेस, ये थ्योरी यहां नहीं लग रही क्योंकि यहां कॉन्जुगेट एसिड बेस थोड़ी है बच्चे। CH3COO माइनस NH4 प्लस, ये कोई कॉन्जुगेट एसिड बेस थोड़ी है। हाँ, अमोनिया और अमोनियम ये कॉन्जुगेट एसिड बेस है, अमोनिया अमोनियम। तब KW बराबर Ka इंटू KB लगाना है। एमी कुछ नहीं लगा दो, जहां मन किया कुछ भी लगा दो, बिल्कुल नहीं, यहां एप्लीकेबल नहीं है, यहां इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। क्लियर? और आपको समझना है कि एसीटेट एंड अमोनियम आर नॉट द कॉन्जुगेट एसिड। जब कॉन्जुगेट एसिड बेस ही नहीं है, तो Ka इंटू KB इनका खुद का जो वैल्यू है वो पुट करना है। फॉर्मूला ऑफ पीएच
7 में से एक सब ऐड होएगा, दूसरा सब्ट्रैक्ट होएगा। तो दोनों में से कोई भी डोमिनेंट कर गया, वो पीएच पे डोमिनेट कर जाएगा। किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं जो बोर्ड पे लिखे, बस इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। किस केस में डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है इन केस ऑफ वीक एसिड सोल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। अगर आपको इस सोल्ट हाइड्रोलाइसिस की सारी बातें समझ में आ गई हैं, इनकी इंटरलिंकिंग समझ में आ गई है, पीएच का फॉर्मूला समझ में आ गया है, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट आपको पता है आपका फेवरेट बफर सॉल्यूशन। आपका फेवरेट बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या? रजिस्ट द चेंज इन पीएच, इसको बोलते हैं बफर। Those type of solutions are known as buffers which resist the change in pH by the addition of little amount of acid base। थोड़ी बहुत अमाउंट एसिड बेस की डाल दो तो ये पीएच में चेंज को अपोज करते हैं, उनको बोलते हैं बफर। आपको पता है बफर के टाइप कितने हैं? सिंपल बफर और मिक्स बफर। सिंपल बफर कौन? जो वीक एसिड वीक बेस के सोल्ट्स हैं। वीक एसिड वीक बेस के सोल्ट है, वीक एसिड वीक बेस के जितने भी सोल्ट्स हैं वो सिंपल बफर्स हैं। अब कहानी बनती है मिक्स्ड बफर की। इनकी दो कैटेगरीज हैं, एसिडिक बेसिक। एसिडिक में CH3COOH CH3COONA। वीक एसिड and the salt of same weak acid, salt of the same weak acid with strong base। now basic, weak base, salt of same weak base with strong acid। सिंपल बफर, मिक्स बफर। मिक्स बफर में एसिडिक बेसिक। एसिडिक मतलब वीक एसिड का सोल्ट ऑफ द सेम वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस में जो मिक्सचर बन जाए। वीक बेस एंड वीक बेस प्लस द सोल्ट ऑफ सेम वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, उसको आपने क्या बोलना शुरू कर देना है? मिक्स बफर। अब अगर हम इनकी मैकेनिज्म पे जाए तो मुझे लगता है रिवीजन में उसकी नीड नहीं है, क्योंकि हमने उसमें यह प्रूव करना होता है कि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाओ, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाओ। तो जितना आप स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस मिलाते हो, जितना आप स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस मिलाते हो, जितना आप स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस मिलाते हो वो नलीफाई हो जाता है मिक्सिंग। क्योंकि ली चैटलियर प्रिंसिपल लगता है उस पर, चेक कर ले एक जगह पे जाकर सिर्फ समझने के लिए। ये मेरे पास सोल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस है, क्या ये बफर है? चेक कर लेते हैं जी। इसमें HCl को मिक्स किया, क्या चेक करना चाहते हो? चेक करना चाहते हैं कि जो H+ गए थे वो इसकी pH को चेंज कर पाएंगे कि नहीं। उसने कहा जी जितना भी H+ डालोगे वो जाकर एसीटेट के साथ रिएक्ट करके अन आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट होएगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होएगा तो पीएच में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं ला पाएगा। अगर मैं इसकी जगह पर
दिमाग मेरा चेंज हुआ, मैंने NaOH डाल दिया, और वो जो OH है वो जाकर किससे रिएक्ट करेगा? अमोनियम से, तो बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इट इज एग्जिस्ट इन द मैक्सिमम इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म। तो हम इधर से HCl डालते जा रहे हैं, वो अनआयोनाइज होता जा रहा है, आयोनाइज की जगह अनआयोनाइज होता जा रहा है। हम इसमें बेस डालते जा रहे हैं, और वो ड्यू टू द बफर मैक्सिमम अनआयोनाइज होता जा रहा है। सुन समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? कोई कंफ्यूजन हो तो बात करो। ठीक है जी, हाँ बोलो। किस काम आता है मतलब? वो तो वही वही सेम ना, यही तो काम आता है किसको, उसको मेंटेन करने में। बफर का बफर एक्शन इसकी वजह से है। ले भाई सीख अब। ये CH3COOH CH3COO-H+, कॉमन एन इफेक्ट दिखा रहा है यही। अल्फा वेरी लेस देन 1 है। बफर की जो बफर एक्शन है, अब इसमें आपका मन कर रहा है आप HCl मिक्स करो। HCl सोच रहा है कि मैं इसकी पीएच को अब डाउन करूंगा जाकर। तो ये जो प्रोटॉन्स हैं, ये जो प्रोटॉन्स हैं, क्लियर, ये इनमें से मैक्सिमम अनआयनाइज्ड फॉर्म में कौन पड़ा हुआ है? CH3। अब एक बात सीखो जिसका नाम था ब्रोंस्टन-लोरी थ्योरी। ब्रोंस्टन-लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो, एक वीक एसिड हो, तो जो वीक एसिड है वो बेस का रोल करने लगता है। तो होता क्या एक्चुअल में, ये जो CH3COOH है ना, इसका जो एनायनिक पार्ट है वो तुम्हारे मैक्सिमम टू मैक्सिमम एसिटिक एसिड का जो एनायनिक पार्ट है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट साइड में एनायनिक पार्ट है उसके H+ से रिएक्ट करके उसको एसिटेट 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 में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन हम किसी मिक्सचर के अंदर ये बता तो नहीं सकते ना कि एसिटेट इतना इसकी वजह से, इतना इसकी वजह से, क्योंकि कॉमन एन इफेक्ट लग गया, रिएक्शन बैकवर्ड चली गई। तो कुल मिलाकर आपके दिमाग में एक बड़ी सिंपल सी कहानी जाएगी, क्या, कि जब मैं किसी भी मिक्स्ड बफर के अंदर एक वीक एसिड और एक वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट लेके चल रहा हूं, जो उसमें जो बफर को बफर बनाए रखने में रिस्पॉन्सिबल है वो उसका वीक पार्टी है, जो उसको मैक्सिमम बफर एक्शन को मेंटेन रखता है, मतलब बफर को बफर बना के रखता है। बोलो भाई। अब यहीं से इनके हेंडरसन इक्वेशन निकलाएंगी। पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लोग सोल्ट बाय एसिड, अगर बेसिक बफर हो pKb प्लस लोग सोल्ट बाय बेस। pH इज इक्वल टू प्लस pK, pH इज इक्वल टू pKa प्लस सोल्ट बाय एसिड। इसके क्वेश्चन बड़े सिंपल सिंपल से होंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये आपके पास है सोल्ट, ये आपके पास है एसिड, ये आपके पास है सोल्ट, ये आपके पास है बेस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट देगा, सोल्ट दे देगा, साथ में एसिड दे देगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, वो मैं आपको बता देता हूं। आप ही के सिनॉप्सिस में पीछे पीछे जाकर 30 से लेकर 30-35 की सीरीज के अंदर अंदर है। सुनो भी ध्यान से, 30 से 35 की सीरीज में उसने कहा जी CH3COOH है, CH3COONA है, दोनों 1m कॉन्सेंट्रेशन है। मैंने कहा हाँ जी। कहते जी HCl डाल दिया 0.1m। इससे क्या होएगा, इससे आपके पास, अगर आप पीछे सुनकर आए हो, तो 0.1m ने एसिटेट से रिएक्शन किया, क्लियर, तो 1 माइनस 0.1 और 1 प्लस 0.1 एसिटेट से रिएक्शन किया। यहां मेरे पास CH3COO- है और ये
अनआयोनाइज्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। दोनों की, ये सोल्ट है, सोल्ट 1 1, एक घटा एक बढ़ा, इसमें से कुछ डाउन गया तो इसका कुछ क्या कर गया, इंक्रीज, क्योंकि जब इससे कोई H+ रिएक्ट करेगा तो ये एसिटिक एसिड। तो अगर आप मेरे को 1 1 की वैल्यू देकर पीएच निकलवा रहे थे तो पीएच बराबर पीके था। अब मुझसे जब आप पीके निकलवा रहे हो, पीएच निकलवा रहे हो, तो लोग सोल्ट, लोग सोल्ट, लोग सोल्ट बाय एसिड है, तो मेरे से पीएच में चेंज पूछेगा, मेरे से पीएच में चेंज पूछेगा, मैं ये वाला पीएच का चेंज उसको बता दूंगा, ये पीएच का चेंज है मेरे पास। बोलो भाई। इसी से बफर इंडेक्स का एक फॉर्मूला बनेगा, अगर किसी को याद हो तो। इज इट number of moles of the acid or base which are mixed in 1 liter of the buffer divided by change in pH is equals to क्या बन गया, बफर इंडेक्स। चलो, अब इसके बाद का टारगेट मेरे पास कौन है, सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, जो आजकल एग्जाम्स में छाया हुआ है। concept is applicable for concept is applicable for the Sprengly soluble salts। ये कॉन्सेप्ट स्प्रेंगली सोल्यूबल सोल्ट्स पे वर्किंग है, ये कॉन्सेप्ट स्प्रेंगली सोल्यूबल सोल्ट्स पे वर्किंग है। मेरे पास एस और केएसपी के रिलेशन निकालने का तरीका इसी साल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था। अगर चार्ज ऑफ कैटायन एनायन बराबर हो, लाइक AgCl AgBr AgI, बेरियम सल्फेट एटसेट्रा, और चार्ज अगर बराबर ना हो तो शायद आपको पता हो S बराबर क्या लिख देते हैं, KSP, या KSP बराबर क्या लिख देते हो, S²। S बराबर रूट KSP या KSP बराबर क्या लिख देते हो, S²। और यहां पहुंचकर AXBY अगर याद हो तो, इसके पैरेलल में मैंने फॉर्मूला ये चला दिया, तो यहां लिखा था S इज इक्वल टू KSP X पावर X इंटू Y पावर Y 1 डिवाइडेड बाय X प्लस वाई। S रूट KSP बाय X पावर X Y पावर Y, और इस पे अगर अप्लाई किया KSP डिवाइडेड बाय 2 पावर 2 4, 3 पावर 3 27, दोनों का सम, तो S बराबर मेरे पास क्या आ गया, KSP 108 पावर 1/5। अब जिस हिसाब का क्वेश्चन होएगा वैसे आंसर निकलते रहेंगे। इस पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। पहला क्वेश्चन सीधा, आपको KSP गिवन हो, S पूछ ले, और S को अगर ग्राम पर लीटर में, जनरली ग्राम पर लीटर में आता है, मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, फिर सोल्युबिलिटी कंपैरिजंस, अगर सेम सोल्ट हो, सेम टाइप ऑफ सोल्ट हो, सेम टाइप ऑफ सोल्ट हो, तो S डायरेक्टली टू KSP चलता है। अदरवाइज सोल्व करने के अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, सोल्व करना ही पड़ेगा। KSP गिवन हो, S निकाल दे, ग्राम पर लीटर में आंसर निकलवा ले, सोल्युबिलिटीज का कंपेयर करवा ले, कंपैरिजन करवा ले, या इसके अलावा सोल्युबिलिटी इन द केस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, सोल्युबिलिटी एंड कॉमन आयन इफेक्ट अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूं आपको। ये AgCl है, ये आपके पास Ag+, वैसे तो इसका ट्रिक बना रखा है, आप कॉपी में झांकना अपने, और ये ट्रिक इस साल लग भी गई थी 2020
2020 के पेपर में। ये एस है, इसमें मैंने NaCl डाल दिया और वो 0.1 डाल दिया, स्ट्रोंग था तो भाई साहब ने पूरे पूरे कंट्रीब्यूशन कर दिए। फिर मैं KSP ऑफ AgCl लिख के बैठा, तो सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन तो SC है, लेकिन जो क्लोराइड है वो थोड़ा बढ़ा हुआ आ गया, S प्लस 0.1। फिर मैंने बच्चों को बताया कि SP मेंशन होएगा, S निकालना है, लेकिन इसको मैंने 0.1 लिख डाला। बच्चे कहते ऐसे क्यों लिख डाला? शायद आपको पता हो कि 0.1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन S। क्यों? S इज एप्लीकेबल फॉर 10⁻⁴ -5 मोल पर लीटर टाइप ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन और सोल्यूबिलिटीज। अब इससे जो ट्रिक बनी वो क्या बनी? अगर कॉमन एन के केस में आपको सोल्युबिलिटी निकालनी है तो KSP मेंशन कर दो। अगर कॉमन एन के केस में सोल्युबिलिटी निकालनी है तो KSP मेंशन कर दो, नीचे कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन मेंशन कर दो, फिर पावर n, और ये जो n है, ये जो n है नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ कॉमन आयंस इन द स्प्रिंगली सोल्यूबल सोल्ट। एस इन केस ऑफ कॉमन एन इफेक्ट, ये आपकी कॉपी में ट्रिक बनी हुई थी। जैसे निकल हाइड्रोक्साइड इन KOH है तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? एस निकल हाइड्रोक्साइड का KSP, निकल हाइड्रोक्साइड का KSP डिवाइडेड बाय कॉमन आयन हाइड्रोक्साइड, इनफ। होल स्क्वायर। ये तो लगा हुआ है। हाँ तो पूरा पूरा बोलो ना, ऐसे मैं भी उल्टा सीधा कुछ भी बोलता रहूं। अब बोलो डिनोमिनेटर में जो हाइड्रोक्साइड है उसकी पावर 2। तो इस तरीके से ये एक सुपर ट्रिक बन जानी है जो आपके बहुत काम आनी है। और इस बार का 2020 का पेपर उठा के देख लो। और 2020 के बच्चे, अब तो तुम्हें भगवान ने टाइम दे दिया है, कहते जी अब तुम ज्यादा तैयारी करो, 11वीं की 12वीं साथ साथ में समेटते रहो। क्लियर? तो 2020 तक के, पिछले 12 साल से लेकर 2020 तक के पेपर देख लो, कॉन्फिडेंस अपने आप ही बिल्ट हो जाएगा थ्योरी को पढ़ने के बाद। तो कॉमन एन इफेक्ट और KSP, इसके अलावा S निकालकर, इसके अलावा सोलबिलिटीज का कंपैरिजन, इसके अलावा आपके पास इसी से प्रेसिपिटेशन होएगा कि नहीं होएगा। वहां QSP ग्रेटर देन KSP तो PPT बनेगा। QSP ज्यादा हो गया, प्रोडक्ट ज्यादा हो गए, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो ज्यादा सॉलिड बनेगा। QSP इक्वल्स टू, तो ये भाई साहब सैचुरेटेड अपनी लाइफ में। और QSP अगर कम हो गया तो ये भाई साहब अभी भी भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, मीन अनसैचुरेटेड है। बोलो जी। QSP जब KSP से ज्यादा हुआ, QSP KSP के बराबर हुआ, QSP कम हुआ, इस पर भी आपका वही अप्रोक्सीमेट आपका सिनॉप्सिस 25-30 के बीच बीच की सीरीज के कई सारे क्वेश्चन है। एक वो NaIO3 वाला क्वेश्चन भी मुझे याद आ रहा है, Cu के साथ, कॉपर +2 के साथ। तो मैंने इस पर प्रैक्टिस की जा सकती है इजीली। अब आपके पास 11 मिनट है, तो हम शुरू करें अपना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। कौन हो तुम लोग? बच्चे तो है बच्चों, ये कल ही पढ़ाया था एक बैच में। गोले गाले कुरकुरे खा कर गोल गोल हो गए क्या?
अच्छा, भोले भाले। भगवान ना वहम ना दे किसी को। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट लाइन। हाँ जी, तुम्हारा भोलापन, बिल्कुल ठीक बात है। इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर पोल्यूटेंट का मतलब जो डिजायर्ड क्वांटिटी से ज्यादा हो जाए। प्राइमरी पोल्यूटेंट जो एज सच एनवायरनमेंट में गया विदाउट चेंज वैसे ही पड़ा हुआ है। सेकेंडरी कुछ नया कंपाउंड बना ले। कंटामिनेट, क्लियर, विच डजंट अकर इन नेचर, लेकिन कहीं से इंट्रोड्यूस हो जाए। सोर्स, आप मैं व्हीकल जो भी पोल्यूशन के सोर्सेज है। सिंक, जो उसको एक्सेप्ट कर ले। रिसेप्टर, जिसपे उसका एडवर्स इफेक्ट हो। थ्रेशोल्ड, लिमिटिंग वैल्यू, अगर एक सप्ताह में 1 वीक में 50 घंटे तक एक हेल्दी पर्सन को क्वांटिटी मिलती है कार्बन मोनोऑक्साइड की 40 ppm, तो उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना आए तो उसको बोलते हैं टीएलवी। उससे ऊपर आते ही एडवर्स इफेक्ट आएगा। बात समझ में आई? पोल्यूटेंट, प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, कंटामिनेट, सोर्स, सिंक, रिसेप्टर। क्लियर ना? अब इसको देखो, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, वोल्केनो इरप्शंस। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, बैक्टीरिया, ऑटोमोबाइल्स, लाइटनिंग। हाइड्रोकार्बन, ऑटोमोबाइल्स, फॉरेस्ट फायर। हाइड्रोकार्बन तो आपके पास एल्केन, एल्केन, एल्काइन भी चले जाएंगे। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मेन था सिंक के बारे में छोटी मोटी इंफॉर्मेशन अपने पास होनी चाहिए सिंक के बारे में। तो SO2 SO3 के सिंक मार्बल स्ट्रक्चर्स हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन नेचुरल प्रोसेसेस एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन है। और मोनोऑक्साइड ऑफ कार्बन का रिसेप्टर सोइल, ये CO2 बनती रहेगी उससे। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इस पे कोई आपको पक्का कोई ऐसे लिखना तो आएगा नहीं, तो आपको समझना है ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली गैसें कौन सी हैं। पता सबको है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, तो हमें तो बस फोकस करना है, बस इतनी बात पे फोकस करना है, बस इनफ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एग्जैक्टली है क्या, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। पता सबको है कि जो हमारा सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर कुछ पर्टिकुलर गैसेस की वजह से क्या कर जाना, इंक्रीज कर जाना, उसको हमने क्या नाम दे दिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इससे हुआ क्या, अब आइस मेल्ट करेगी तो सी लेवल बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा तो फ्लड्स आएंगे, फ्लड्स आएंगे, फ्लड्स आएंगे तो कोस्टल एरिया की सोइल लॉस होएगा और डिजीज होंगी इन्फेक्टियस। और CO2 बढ़ेगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये कनेक्ट करते चले जाओ आपस में। लेकिन मेरे को फिर वही क्वेश्चन मार्क लगता है कि इसको किस तरीके से पूछेगा पेपर में, तो ये इस तरीके से पूछेगा, डिक्रीजिंग इफेक्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिलेटिव GHG ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस, उनकी उनकी स्ट्रेंथ। CO2 ज्यादा दे रही है GHG, जबकि इसके बाद वाटर वेपर सबसे कम दे रहे हैं GHG ग्रीन हाउस इफेक्ट। और पिछले साल के पेपर देखो, 7 इस पर आपको 7-8 क्वेश्चन मिलेंगे इस पर। क्लियर? इस बार मैंने ड्रॉपर्स में जो पिछले साल का ड्रॉपर चला ना, उसमें बहुत बात की थी इसके बारे में। क्लियर? एसिड रेन, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, तो एसिड रेन के क्वेश्चन है 3-4 प्रीवियस पेपर्स में 2020 तक। एसिड रेन पर क्वेश्चन, तो जब भी कभी वाटर का पीएच कार्बोनिक एसिड की वजह से, क्लियर है, वो 5.6 इससे बिलो चला जाए तो एसी रेन, एसिड रेन हो जाएगी। और एसिड रेन के पीछे कौन हो सकता है, NO2 से बनने वाला HNO3, SO3 से बनने वाला H2SO4, CO2 से बनने वाला H2CO3। These all are responsible factor for the acid rain. इसके बाद है आपका फेवरेट, स्मोग। आपको बताया था स्मोक के 2 टाइप, सॉरी,
कलर्स, POL। अगर इनकी फुल फॉर्म जानते हो तो इसके कंपोनेंट्स के बारे में भी जानते हो। C फॉर क्लासिकल, L फॉर लंडन स्मोक, R फॉर रिड्यूसिंग स्मोक, S फॉर सल्फ्यूरस। अब इस पक्को पढ़ने की नीड नहीं होगी, बस इतना ध्यान रखो ये विंटर्स में बनता है। और उसके बाद है POL, फोटोकेमिकल स्मोक। फोटो वर्ड आ गया तो पक्का ये समर्स में बनता है, फोटो लाइट। O फॉर ऑक्सीडाइजिंग, L फॉर द लॉस एंजल्स स्मोक, जहां सबसे पहले इसको देखा हमने। तो अगर आप ये कोड याद कर ले तो काफी चीजें आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाने तो मैं करवा हूं। सुनो, पहली बात, फॉर्मेशन अकर्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकुलेट एंड गैसियस ऑक्साइड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। केमिकल प्रेजेंट इन द पार्टिकुलेट कैटलाइजेस द कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3। पानी से मिलेगा H2SO4 बनेगा। मे कॉज द रेस्पिरेटरी एंड थ्रोट इरिटेशन। ये रिड्यूसिंग इन नेचर है क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है टेम्परेरी ब्लीचिंग ड्यू टू रिड्यूसिंग पावर कौन करता है? SO2। कई सारे चैप्टर पढ़े हैं आपने इससे रिलेटेड। इट इंक्रीजेस शॉर्टली आफ्टर सनराइज क्लियर ऑफ द फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3। पहला ऑब्जर्व हुआ था दिसंबर में 1952 में। कहां पर? लंदन में। तो नाम रखा है लंदन स्मोक इन विंटर सीजन। और POL फोटोकेमिकल ऑक्सीडाइजिंग एंड लॉस एंजल्स स्मोक। तो कुल मिलाकर मैं इसको रिकमेंड कम कर रहा हूं, कलर्स और POL फोटोकेमिकल ऑक्सीडाइजिंग और लॉस एंजल्स स्मोक। पढ़ो जल्दी से, इस अंडरलाइन को पढ़ो जल्दी से। पक्की गल। ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। फिर इसके अंदर की बातें बता रहा है आपको वो कि बना कैसे। देखो जी, नाम ही जिसका ऑक्सीडाइजिंग स्मोक है, तो लिंक करना चीजों को, तो मेरे ख्याल में आपको 1-2 मिनट में ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का फोटोकेमिकल स्मोक, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, लॉस एंजल्स स्मोक, कोड था POL, समझ में आ जाएगा। लो जी, NO एंड हाइड्रोकार्बन आर द प्रीकर्सर्स। तो NO लिखा, हाइड्रोकार्बन्स लिख दिए, और ये आएंगे कहां से? फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एटसेट्रा से बर्न होने से। फिर जो NO है वो सनलाइट से ऑक्सीडाइज होकर NO2 में, और जैसे ही NO2 लिखा आपने, साइन ऑफ रिवर्सिबल लगा देना, एनर्जी एब्जॉर्ब करके, मतलब NO2 NO NO2 NO2 NO, ये इंटर कन्वर्जन चलते रहेंगे। ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद, ये जो ऑक्सीजन था इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, इसी के आगे फिर एक लाइन खींचकर ओजोन बना देना। और आपको पता है ओजोन का बनना, का नाम P ब्लॉक 16 ग्रुप एंडोथर्मिक, सो इट इज अनस्टेबल। और यही ओजोन अनस्टेबल होने की वजह से वापस किससे रिएक्ट कर रहा है? NO, वही जो एग्जॉस्ट से निकल रहा है, NO2 O2। और इस NO2 का कलर जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सबको पता है, इज द रेडिश ब्राउन। तो ऐसे करके आप कनेक्ट कर सकते हो चीजों को। NO2+4 ऑक्सीडेशन नंबर में, और ओजोन अनस्टेबल है, इसलिए दोनों के दोनों अच्छे खासे ऑक्सीडाइजिंग, तभी तो बार बार बोल रहे हैं पोल, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, लॉस एंजल्स स्मोक, एंड देन फोटोकेमिकल स्मोक POL। अब इनके ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से अभी और कनेक्ट करो बातों को, तो बोथ NO2 ओजोन ऑक्सीडाइजिंग बिल्कुल है। तो ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो वही एग्जॉस्टिव सिस्टम से बाहर आ रखा है, उसी से एक्रोलीन, फॉर्मेल्डिहाइड और PEN बनाते हैं। एक्रोलीन बच्चों को याद होएगा,
फॉर्मेल्डिहाइड और PAN पर ऑक्सी एसिटाइल या असाइल फ्री रेडिकल, और नाइट्रेट बनेगा, ये देख लो भाई, फाइनल टच PN। तो थोड़ा सा फोटोकेमिकल स्मोक को रिवाइज करके पढ़ सकते हो आप। हाँ इनफ है, मोर देन इनफ है बच्चे। 3 पेज तो मैंने नहीं पढ़ा दिए, बच्चा क्या है आपके पास, ये वाटर पोल्यूशन बचा हुआ है बस। ठीक है, क्या क्या कह रहा है, क्या कह रहा है देवेश? इसको बस 3 पढ़ ही लो ना एक बार, अपने अभी तुम्हें एक तो स्मोक पता चल जाएगा, और दूसरा तुम्हें इससे पीछे बताया था जो मैंने, एक ओजोन होल को रीड हल्का सा कर लेना, बाकी एसिड रेन को जरूर पढ़ लेना।